Hello students, welcome back to Prepon. I am Rahul Swarup. I take classes on history and polity for civil services. These days, as you know, we are doing certain MCQs, theme-based MCQs for prelims 2024. Yesterday, we started the series on Indian polity. उससे पहले we had been doing on Indian history, art and culture, modern, ancient, medieval India. कल हमने पॉलिटी की पहली MCQ सीरीज की थी, कुछ क्वेश्चंस किए थे. आज आगे बढ़ते हैं. आज का थीम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. फंडामेंटल राइट्स गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ इन circumstances फॉर ऑल द पीपल. फंडामेंटल राइट्स गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ इन ऑल circumstances फॉर ऑल द पीपल. यूपीएससी एग्जाम्स में वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर होते हैं कई बार डिसाइडिंग हो जाते हैं क्वेश्चन के आंसर के लिए. फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड एम्पल स्कोप फॉर एफर्मेटिव एक्शंस. और फंडामेंटल राइट में इनफ स्कोप है कि वो सरकारों को वेलफेयर मेजर्स, एफर्मेटिव एक्शन, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, सोशल जस्टिस मेजर्स लेने के लिए अलाउ कर देती है. तो पहला स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट्स गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ, सही है. आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है देयर शैल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर इन ऑल सर्कमस्टांसेस फॉर ऑल द पीपल. दिस इज नॉट करेक्ट. बराबरी की कोशिश की जाएगी लेकिन सभी हालातों में सभी के लिए बराबरी होगी ऐसा संभव नहीं है. कोशिश की जाएगी कि हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं सबके लिए बराबरी हो जाए, लेकिन अगर जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो पीछे रह गए डेवलपमेंट की रेस में, उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, वो उनको नहीं दिया जाएगा जो ऑलरेडी डेवलपमेंट में आगे हैं. तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है. तो ये कहना कि सभी हालातों में सभी के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, ये अलाउड नहीं है. आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी कहता है, जहां पर पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिससे निकलने वाला फायदा सबको बराबर पहुंचे. अल्टीमेटली ऐसा होना चाहिए. तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है. बराबरी की बात तो है लेकिन किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी को नुकसान हो भी सकता है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बराबरी लाना है इसलिए. तो आर्टिकल 14 दोनों अलाउ करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी करता है. और फंडामेंटल राइट्स में इनफ स्कोप होता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो, 40 और आर्टिकल हो, जिसके तहत लोगों के लिए बहुत सारा लोगों के लिए बहुत सारा अफर्मेटिव एक्शन, सोशल जस्टिस के मेजर्स गवर्नमेंट ले सकती है. तो दूसरा करेक्ट है, पहला करेक्ट नहीं है. बी इज द आंसर. Which of the following rights does not flow from the rights to equality as mentioned in part 3 of the Constitution? अब आर्टिकल 14 से 18 जो पहली कैटेगरी है वो राइट्स टू इक्वलिटी है. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा राइट्स टू इक्वलिटी से फ्लो नहीं करता है. राइट टू प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14 से फ्लो करता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से फ्लो करता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से फ्लो करता है. मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा लेकिन जो पिछड़े हैं उनको आगे लाने के लिए किया जाए उसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. तो आर्टिकल 14 हो, 15(4) हो, 16(4) हो, 15(3) हो, उन सब में दिया जाता है, सही है. राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में सबको रोजगार देने की, रोजगार में बराबरी का, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, ये भी सही है, आर्टिकल 16 से फ्लो करता है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स आर्टिकल 17 में रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी है, सिविल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है. राइट्स अगेंस्ट मल्टीपल पनिशमेंट ये आर्टिकल 20 में है. आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में लिखा है डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती है, एक जुर्म की सजा एक से ज़्यादा बार नहीं दी जा सकती है. तो ये संविधान फंडामेंटल राइट में तो है लेकिन राइट्स टू इक्वलिटी से फ्लो नहीं करता. राइट्स टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक होते हैं, इसलिए ये 4 वाला जो है ये यहाँ से फ्लो नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं. तो आंसर हो जाता है 4 ओनली. हेंस 4 इज द बी इज द आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पोस्ट 1978. अब मेनका गांधी का जजमेंट जो 1978 में आया था राइट टू लाइफ को लेके, राइट टू लाइफ की इंटरप्रिटेशन को लेके, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं बहुत सारे, उनके संदर्भ में ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं. दीज राइट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन देयर एप्लीकेशन. मतलब ये मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट हैं उनके अनुसार फंडामेंटल राइट्स अलग अलग काम करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इन देयर एप्लीकेशन. आर्टिकल 14 अलग काम करेगा, 16 अलग काम करेगा, 19 अलग काम करेगा,
21 अलग काम करेगा। आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है तो 19 का वायलेशन देखा जाएगा, 21 का नहीं देखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। या दूसरा स्टेटमेंट, पार्लियामेंट बाई लॉ कैन पुट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ दीज राइट्स। पार्लियामेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन पे, लेकिन लॉ द्वारा, आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं हो सकता, लॉ द्वारा लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन पे। सही है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि राइट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मेनका गांधी केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिमेन इन आइसोलेशन। वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं, सब मिलीजुली स्कीम में काम करते हैं। ये कहना कि आर्टिकल 14, 19, 21 ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है, सब एक साथ काम करते हैं। जब भी आप किसी केस का फैसला करें, पॉलिसी बनाएं, तो देखें कि सारे ही फंडामेंटल राइट्स फुलफिल हों। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक साथ काम करते हैं, एक इनबिल्ट सिंथेसिस पे काम करते हैं, इसलिए ये एक साथ काम करते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यही क्रक्स था मेनका गांधी जजमेंट का। डू नॉट सी देम इन आइसोलेशन, दे वर्क ऑल द फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य एक ही दिशा में जाना है, लोगों का वेलफेयर करना, उन्हें स्ट्रेंथन करना। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और ये सही है कि पार्लियामेंट कानून के जरिए फंडामेंटल राइट की एप्लीकेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसमें सेकंड वाला जो है वो सही हो जाता है, पहला वाला गलत है। रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है लेकिन वैलिड होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं हो सकती। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस द राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज सब्जेक्ट टू, संविधान के अनुसार राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज सब्जेक्ट टू रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नन ऑफ द अबव। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है और राइट आर्टिकल 21 को ही हम राइट टू पर्सनल लिबर्टी कहते हैं, जिसे पर्सनल लिबर्टी या राइट टू लाइफ कह देते हैं। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 से निकलती है। तो राइट टू लिबर्टी सब्जेक्ट टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किसी की पर्सनल लिबर्टी से उसे डिप्राइव कर सकते हैं, लेकिन कानून द्वारा कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं कर सकते। ये तीनों ही फ्रेज एक तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन संविधान में ये मेंशन है, ये एक्चुअली इस्तेमाल होता है और जापान से लिया गया है। दिस फ्रेज हैज बीन टेकन फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस बी इज करेक्ट, बी इज द आंसर। आर्टिकल 21 इज कॉल्ड राइट टू लाइफ। Which of the following does not fall under the rights to freedom of religion? आर्टिकल 25 से 28 की बात हो रही है। इन चारों में से कौन सा है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में नहीं फॉल करता है? राइट टू स्प्रेड रिलीजन विदाउट कोअर्शन और एल्योरमेंट, अपने धर्म को फैलाने का अधिकार है लेकिन किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को लालच नहीं दे सकते, ये है। राइट टू कैरी ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए संस्थाएं बना सकते हैं और संस्थाओं के तहत अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट टू यूज ऑल सिंबल्स एंड रिचुअल्स ऑफ द रिलीजन, अपने धर्म में इस्तेमाल होने वाले जितने कर्म कांड हैं, रिचुअल्स हैं, सिंबल्स हैं, उन्हें फॉलो करना आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट होली बुक्स इन पब्लिक, अपने धर्म की धार्मिक पुस्तकों को पब्लिक में बांटें, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहला है आपको अधिकार है, अपने संस्थाएं बना सकते हैं आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 25 में कर सकते हैं, ये वाला आर्टिकल 26 में अपने प्रचार धर्म का कर सकते हैं, किताबें बांट सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है आर्टिकल 25-26 में। लेकिन अपने धर्म से संबंधित सभी रिचुअल्स वगैरह सिंबल्स इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में बोला है वही सिंबल्स और रिचुअल्स इस्तेमाल हो सकते हैं जो आपके धर्म के मीनिंग के लिए अनिवार्य हैं, जिन्हें यदि हटा दिया जाए तो आपका धर्म का मीनिंग आपके लिए अधूरा हो जाएगा, उन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार है। हिजाब पहनना स्कूल कॉलेज में इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। दाढ़ी रखना सिखिज्म का एसेंशियल पार्ट हो सकता है, लेकिन तलवार रखना सिखिज्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप रिलीजन में होने वाले रिचुअल्स सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वही इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट जो आपके धर्म में डिफाइंड है, डेवलप्ड है, उनकी बात नहीं की जा रही है। इसलिए कृपाण रखना इज ए फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, बट कीपिंग ए सोर्ड इज नॉट पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस योर
रिलीजन, इसलिए सभी सिंबल्स अलाउड नहीं है, वो अलाउड हैं जो आपके धर्म में डिफाइंड हैं और जो यदि इस्तेमाल ना होने दिए जाएं तो आपके धर्म का मीनिंग आपके लिए अधूरा हो जाएगा। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की डॉक्ट्रिन कहते हैं इसे, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। शिरूर मठ केस, एक शिरूर मठ केस आया था, उसमें ये डॉक्ट्रिन 1960s में, उसमें ये डॉक्ट्रिन इस्तेमाल हुई थी और इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वगैरह ऐसे केसेस का देता है कि रिलीजन में क्या अलाउड हो सकता है, क्या अलाउड नहीं हो सकता है, जहां तक फंडामेंटल राइट की बात है। As per the constitutional provisions, the right to freedom of practice of religion is subject to, जो आर्टिकल 25 और 26 में रिलीजन की प्रैक्टिस की बात की गई है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज सब्जेक्ट टू, ये कंडीशनड अपॉन है व्हाट, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो आर्टिकल 25 को आप पढ़ेंगे तो शुरू में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द limitations of public order, health and morality, other provisions of part 3, every person has right to freedom of conscience, right to profess, practice and propagate religion of choice। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक को अधिकार है कि अपने धर्म का वो प्रोपोगेशन कर सकता है, धर्म फॉलो कर सकता है, उसे प्रोफेस कर सकता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इनको ध्यान रखिए, आपके धर्म को फॉलो करने से पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, आपके रिलीजन को फॉलो करने से आपकी हेल्थ और दूसरे की हेल्थ को खतरा नहीं होना चाहिए, नैतिकता के मापदंड आपको फॉलो करने होंगे और संविधान के पार्ट 3 के जो और फंडामेंटल्स हैं उनको भी ध्यान में रखिए। उसके बाद आपके पास आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन हुआ करता है। तो ये चारों ही सही हैं, ये इसलिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज कंडीशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कौन से प्रोविजंस हैं जो फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन है? आर्टिकल 31C, आर्टिकल 19(2) से 19 क्लॉज 6, सम प्रोविजंस ऑफ पार्ट 4, कलेक्टिव इंटरेस्ट। इनमें से कौन से हैं जो फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल सही है, आर्टिकल 31C कहता है कि 2 DPSP हैं, आर्टिकल 39(b) एंड आर्टिकल 39(c)। अगर इन दोनों की योजना बनाई जा रही है, अगर इन दोनों की योजना बनाई जा रही है और इनकी योजना लागू करते हुए फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एवरी फंडामेंटल राइट इज लिमिटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 31C। आर्टिकल 39(b) कहता है मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी शैल बी यूज फॉर द कॉमन गुड। देश के जितने भी संसाधन हैं वो सभी लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल हो, ऐसी योजनाएं बनाई जाएं। ऐसी योजना सरकार बनाती है और ऐसे में किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता रहे। 39(b) ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 39(c) कहता है देयर शैल नॉट बी एनी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, पैसा कुछ ही हाथों में जमा होके ना रह जाए, तो ये लिमिटेशन है 31C, बिल्कुल सही है। अगर आपने कल न्यूज़पेपर देखा हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पे आजकल बहस चल रही है, एक जज 9 जजेस की बेंच बैठी है, इस पर डिस्कशन हो रहा है क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी भी देश के संसाधनों में आती है? अगर सरकार को लगता है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लेकर उससे लोगों का भला हो सकता है तो क्या मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी जो आर्टिकल 39(b) में डिफाइन किया गया है, क्या उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है? सिर्फ सरकारी भूमि या सरकारी प्रॉपर्टी आती है? इस पर डिस्कशन चल रहा है कि अगर लोगों का भला करने के लिए सरकार को प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लेनी पड़े, उसके लिए फिर वो कंपनसेशन वगैरह देती रहे, दे सकती है। अब इसको डिफाइन करने के लिए ये एक केस के दौरान ये इशू उठी है, तो दिस इज वन थिंग। तो ये लिमिटेशन होती है 19(2) से 6 होती है। आर्टिकल 19(2) से लेकर 6 तक बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ही फंडामेंटल राइट फॉलो किए जाएं। डिफेमेशन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, पब्लिक ऑर्डर है, सम प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, वही पार्ट 4 आर्टिकल 39(b) एंड (c). तो DPSP भी एक तरीके से लिमिटेशन फंडामेंटल राइट पे हो जाते हैं। और कलेक्टिव इंटरेस्ट, ज़्यादाओं का इंटरेस्ट है, मतलब सोसाइटी एज ए होल का इंटरेस्ट है, उसमें भी फंडामेंटल राइट आपके रोके जा सकते हैं। अगर लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट इस्तेमाल करने से ज़्यादाओं का नुकसान हो सकता है तो हो सकता है ज़्यादाओं का फंडामेंटल राइट देखते हुए कम लोगों का फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर दिया जाए। तो ये चारों ही किसी ना किसी तरीके से फंडामेंटल राइट पे लिमिटेशन के तौर पे काम कर सकती हैं। डी,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिट ऑफ मैंडेमस विल लाई, इनमें से किस केस में मैंडेमस की रिट जारी कर सकते हैं। मैंडेमस आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। मैंडेमस का मतलब होता है आपको हम कड़ा आदेश देते हैं, वी गिव यू अ कमांड, वी गिव यू कमांड। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, स्ट्रांग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। कब? अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि ऐसा करना होगा आपको? नहीं दे सकता। अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर? नहीं दे सकता। प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास विशेष अधिकार है कि उनको सुप्रीम कोर्ट कोई मैंडेमस की रिट जारी नहीं कर सकता। टू डायरेक्ट ए पब्लिक ऑफिशियल नॉट टू एनफोर्स ए लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किसी सरकारी अफसर को यह आदेश दिया जा सकता है मैंडेमस के तहत कि वो ऐसे लॉ को ना लागू करे जो असंवैधानिक है, यहां जारी हो सकती है। बिल्कुल सही है। टू डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन टू एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिडिक्शन इफ इट हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सरसाइज, इलेक्शन कमीशन को कह सकता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, आपकी ड्यूटी में आता है, आपको ये करना होगा। तो 3 और 4 के केस में तो मैंडेमस जारी हो सकती है, पहले और दूसरे केस में मैंडेमस जारी नहीं हो सकती है। जो सरकारी पदों पर हैं, पब्लिक वेलफेयर से संबंधित लोग हैं, पब्लिक ड्यूटी से संबंधित लोग हैं, अगर वो अपना काम ना करें या गलत करें, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस जारी कर सकती है, कहते हुए कि आपको वो कार्य करना होगा जिसके लिए आप ड्यूटी बाउंड है कानूनन तौर पे, या आप कानूनन तौर पे गलत कर रहे हैं तो आप उसे सही करिए। तो इस केस में मैंडेमस जारी हो जाती है। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, Which of the following provisions can be used directly by the Supreme Court in its judgment? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को रखने के लिए संविधान के कौन से प्रोविजंस का सहारा सुप्रीम कोर्ट ले सकता है? आर्टिकल 21 तो आपको पता ही है, इसमें राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राइट टू लिवेबल एनवायरनमेंट इज इक्वलेंट टू राइट टू लाइफ। आपका वातावरण, आपका पानी, आपकी हवा, वातावरण, आपका क्लाइमेट आपके अनुसार काम नहीं कर रहा है तो आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वॉयलेट होता है। बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिए हुए हैं। आर्टिकल 47 कहता है सरकार को काम करना होगा, लोगों को प्रॉपर हेल्थ देने के लिए, उनको उनकी हेल्थ के लिए काम करना होगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के लिए काम करना होगा। तो ये आर्टिकल 47 भी उनको अच्छी हेल्थ के लिए प्रेरणा देता है। यहाँ भी आर्टिकल 47 का भी सहारा सुप्रीम कोर्ट लेता है जब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। आर्टिकल 48 कैपिटल ए में भी लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए सरकारों को काम करना होगा। तो इन तीनों आर्टिकल्स का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम अपने जब जजमेंट देता है उनमें तीनों आर्टिकल का इस्तेमाल करता रहता है। तीनों ही सही हैं, 1, 2, 3। द प्रिंसिपल्स इनिशिएटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फ्रेमिंग। हम डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में पार्ट 4 डीपीएसपी है। अब ये क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल्स enunciated in part 4 of the constitution specifically provide the basis for framing। अब पार्ट 4 बेसिकली सरकार को पॉलिसी बनाने के आधार की बात करता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से विषय की पॉलिसी बनाने का आधार वो नहीं बताता है। तो सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी बताता है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बताता है, फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल 51 बताता है, पॉलिसी फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बताता है, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसके बारे में बात करता है कि ये हो सकता है। डीपीएसपी कहते हैं। सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात हो जाती है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात डीपीएसपी में नहीं है, फॉरेन पॉलिसी की बात तो है आर्टिकल 51, सोशल सिक्योरिटी की बात कई सारे आर्टिकल्स में है। 39 आर्टिकल से शुरू कीजिए और आखिर तक 46 है, 43 है, 43 है, सब में 42 है, सब में सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। फॉरेन पॉलिसी की बात आर्टिकल 51 में की गई है कि सरकार अपनी पॉलिसी ऐसे बनाए ताकि दुनिया में पीस कायम हो पाए। आर्टिकल 40 में पंचायती राज को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, तो ये पंचायती राज है बेसिकली ये। तो सेकंड छोड़ दें तो 1, 3, 4 इन तीनों का डायरेक्शन डीपीएसपी में मिलता है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात इसमें, डिफेंस पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी की बात नहीं होती है। तो 1, 3, 4 सी इज द आंसर। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी जो आपको रिवीजन के तौर पे मैं करा रहा हूं। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज क्वेश्चंस और आपका रिवीजन अच्छी तरीके से होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए।